हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो थर्मोडायनामिक्स का ये लेक्चर 7 है और यार इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जहां पिछले लेक्चर में छोड़े हुए थे। मीन्स कि 5 नंबर पॉइंट तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे और उसी में हम लोगों को आज डेरिवेशन करना है। तो मेरे भाई ये जो है हम लोग डेरिवेशन से शुरुआत करते हैं। देखिए तो यार हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन के बारे में कि ये जो इक्वेशन है कैसे आता है, किधर से आ जाता है ना। मतलब हम इसको लाते कैसे हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस मेरे भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है, बट एक बार जानना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। हम लोग ना एक बात जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या होता है, तो डी डब्ल्यू होते हैं, और क्या होता है तो डी यू होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई कि डी क्यू बराबर क्या होता है, तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू और प्लस में क्या होता है तो डी यू होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू 0 और यहाँ हमने लिखा है डी डब्ल्यू प्लस में डी यू। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डी डब्ल्यू प्लस में डी यू किसके बराबर हो गया तो 0 के बराबर हो गया। और समझिए एक बात और हम जानते हैं मेरे भाई कि पी वी बराबर क्या होता है, तो पी वी बराबर होता है एन आर टी। तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो P बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन भी। अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि डी डब्ल्यू था तो डी डब्ल्यू को हम लिखना चाह रहे P इंटू डी वी। क्या हम लिखना चाह रहे P इंटू डी वी, और डी यू को लिखना चाह रहे N इंटू सी भी इंटू डी टी। ठीक है, ये चीज़ कितनी बार डिस्कस हो चुका है। तो डी यू को हम क्या लिखना चाह रहे N इंटू सी भी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू 0। अब समझिए P के जगह पे हम एन आर टी अपॉन भी इंटू डी वी लिख दिए, एन सी बी के जगह पे आर डिवाइडेड बाई गामा -1 डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, और समझिए अब मेरे भाई हम यहाँ से एन आर टी को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे डी भी अपॉन भी बचेगा, और अगर हम यहाँ एन आर टी को कॉमन ले तो 1 अपॉन गामा -1 डी टी अपॉन टी, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है विच इज इक्वल टू 0। और समझिए अब जो एन आर टी है ये मल्टीप्लाई में है, 0 से जाके डिवाइड होगा तो फाइनली 0। इधर क्या बचेगा डी वी अपॉन भी, और इधर 1 अपॉन गामा -1 डी टी अपॉन टी इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 अपॉन गामा -1 को कॉमन निकालते हैं। तो जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो केवल डी वी अपॉन भी है, तो गामा -1 डी वी अपॉन भी मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि कट के क्या बचे डी वी अपॉन भी। यहाँ पे 1 अपॉन गामा -1 है तो बचेगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू 0। और समझिए यहाँ पे है मेरे भाई गामा -1, ठीक है, क्या है गामा -1 इंटीग्रेट कर दीजिए डी वी अपॉन भी, और प्लस में इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 लिख देते। ठीक है, और देखिए अब डी वी अपॉन भी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग भी टू द बेस ई, डी टी अपॉन टी का लॉग टी टू द बेस ई। 0 है इधर तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ गामा -1 है। ठीक है, अब यार लॉग भी टू द बेस ई लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते जैसा कि हम जानते हैं लॉग भी टू द बेस ई के साथ में एक मल्टीप्लाई में है गामा -1। तो यार ए लॉग बी अगर लिखा है तो हम लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ई। उसी तरीके से लॉग भी की पावर गामा -1 टू द बेस ई, मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो ऊपर पावर में चला जाता। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए है तो ए पावर में चला गया, और जो यहाँ है वो बेस बन जाता है। ये रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का। तो गामा -1 को हम भी के पावर लिख दिए, बेस ई हो गया। लॉग टी था तो लॉग टी टू द बेस ई, और यार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। एक और चीज देखिए तो
एक और चीज देखिए, तो अगर हम यहाँ से देखिए तो फाइनली आपका क्या आ गया, तो मेरे भाई यहाँ से क्या आ गया, तो log t इंटू भी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू आपका क्या आ गया, तो मेरे भाई कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया देखिए, इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये गामा माइनस 1 को तो हटा दीजिए, यहाँ पे गामा माइनस 1, इसके साथ गामा माइनस 1 नहीं था इसीलिए, है ना। तो log क्या आ गया, तो log t टू द बेस e इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और देखिए अब ये मेरे भाई यहाँ पे log a इंटू बी हम लोग क्या जानते हैं, तो log a प्लस बी। तो log a प्लस में log b को हम क्या लिख सकते हैं, तो मेरे भाई log t इंटू भी की पावर गामा माइनस 1 टू द बेस e इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। फाइनली हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो t इंटू भी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू e की पावर कांस्टेंट, क्योंकि log हटाते हैं तो ये रूल है, ऐसा आता है। तो t इंटू भी की पावर गामा माइनस 1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मेरे भाई जो इक्वेशन आप पढ़े हो, इसको लाने का यही तरीका है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की जब हम बात करेंगे मेरे भाई, जब हम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो मेरे पास 3 इक्वेशन था। एक इक्वेशन था t इंटू भी की पावर गामा माइनस 1, ये आया था कांस्टेंट के बराबर। कैसे आया उसका डेरिवेशन अभी हम आपको बताएं। दूसरा इक्वेशन था p इंटू भी की पावर गामा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा इक्वेशन क्या था मेरे भाई, तो p इंटू भी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और तीसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई, तो p की पावर 1 माइनस गामा इंटू t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कुछ 3 इक्वेशन थे, कैसे आए हम उसको आपको समझा दिए। अब समझिए आगे। अगला है भैया मेरे 7 नंबर, और इसमें हम बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, जिससे p इंटू भी की पावर गामा विच इज इक्वल टू क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड में तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखिए तो p इंटू भी की पावर गामा है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए। तो मेरे भाई यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p इंटू ये जो गामा है, क्योंकि 2 है, मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल है, तो गामा इंटू भी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो आपका बच गया तो इसके लिए डी भी। उसी तरीके से यहाँ पे भी की पावर गामा, p का डिफरेंशिएशन है डी पी विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। तो p इंटू गामा भी की पावर गामा माइनस 1 है, तो इसी को हम लिख दिए भी की पावर गामा डिवाइडेड बाई भी इंटू डी भी। यहाँ पे है भी की पावर गामा इंटू डी पी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मेरे भाई हम भी की पावर गामा को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो भी की पावर गामा को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, p इंटू गामा इंटू डी भी अपॉन भी, और इधर से बच गया डी पी इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए तो डी भी अपॉन भी p इंटू गामा प्लस में डी पी, ये मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड में, और 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो 0। तो हम बोल सकते हैं कि p इंटू गामा इंटू डी भी अपॉन भी विच इज इक्वल टू डी पी उधर चला गया इक्वल टू के, तो माइनस में डी पी हो गया। तो p इंटू गामा इक्वल टू माइनस में डी पी डिवाइडेड बाई डी भी अपॉन भी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, p इंटू गामा बराबर में क्या आ गया, तो माइनस में डी पी डिवाइडेड बाई डी वी अपॉन भी को हम b बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मेरे भाई हम एडियाबैटिक में एडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो वो क्या आता है, तो वो आता है गामा इंटू पी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एडियाबैटिक के केस में क्या आता है, तो वो आता है गामा इंटू पी। अगर हम यही चीज़ आपसे पूछें,
आइसोथर्मल के केस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? तो मेरे भाई P के बराबर होगा। आइसोथर्मल के केस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? तो P के बराबर होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोबारिक के केस में क्या होगा? मेरे भाई 0 होगा। आइसोबारिक के केस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे B क्या है? तो B मेरे भाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। B का वैल्यू क्या होता है? तो B का वैल्यू होता है माइनस में डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V अपॉन V। ध्यान रहे B का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? तो B का वैल्यू माइनस में डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V अपॉन V। हम इसको क्या बोलते हैं? तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला है मेरे भाई कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करना है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? तो 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा आप ऐसा करो कि आप एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बता दो, तो मेरे भाई एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू पी होता है। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? तो 1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू पी। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है मेरे भाई? अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताओ, तो होता है 1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू पी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के बारे में आप बता दीजिए, तो वो क्या होता है मेरे भाई? 1 अपॉन पी होता है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तो 1 डिवाइडेड बाई पी। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, जब एडियाबैटिक की बात हो गई, आइसोथर्मल की बात हो गई, तो आइसोबारिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? तो मेरे भाई आइसोबारिक कंप्रेसिबिलिटी 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है। तो आइसोबारिक कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया? तो 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में? देखिए तो मेरे भाई अगला हमारा जो बात है वो है स्लोप के बारे में हम बात करेंगे। किसके स्लोप के बारे में? तो एडियाबैटिक के स्लोप के बारे में बात करना है। किसका स्लोप बात करना है? तो एडियाबैटिक स्लोप बात करना है। किसके किसके बीच में? तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व। हम किसके बारे में मेरे भाई बात कर रहे? तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व, और हम एडियाबैटिक स्लोप के बारे में बात कर रहे। ध्यान रहे मेरे भाई, हम एडियाबैटिक स्लोप के बारे में बात कर रहे, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व। देखिए तो मेरे भाई हमने वाई एक्सिस में प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस में क्या लिया है? तो एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम लिया है, और हम बात कर रहे एडियाबैटिक प्रोसेस की, और तो उसमें हमने क्या पढ़ा है? P इंटू भी की पावर गामा विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या पढ़ा है हमने? तो P इंटू भी की पावर गामा विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हमने यही पढ़ा है? बिल्कुल, क्या पढ़ा? P इंटू भी की पावर गामा विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने लिखा कि P इंटू भी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। हम स्लोप की बात कर रहे। देखिए मेरे भाई स्लोप किसके बराबर होता है? तो हाँ, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। और स्लोप का मतलब क्या हो गया? तो dp अपॉन dv। क्या हो गया मेरे भाई? तो dp अपॉन dv। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं माइनस में गामा p अपॉन v। कैसे हम इस बात को बोल रहे हैं? तो हम जानते ना माइनस में dp अपॉन dv अपॉन v होता है गामा p के बराबर। तो हम यहाँ से इसी चीज को लिखे हैं dp अपॉन dv है। क्या है? dp अपॉन dv। तो क्या हो जाएगा? माइनस में गामा p अपॉन v। तो स्लोप क्या हो गया मेरे भाई? माइनस में गामा p अपॉन v। और ये वाला आपका कंडीशन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक
प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व, क्या हम बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व किसके बराबर होगा, तो माइनस में गामा इनटू P अपॉन भी। क्या हमने बोला मेरे भाई कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व किसके बराबर होगा, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का। ध्यान रहे प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम माइनस में गामा इनटू P अपॉन भी, माइनस में गामा इनटू P अपॉन भी। ठीक है, आगे चलिए। अगला हम बात करने वाले हैं मेरे भाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व। क्या हम बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व। क्या होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व, तो ये होता है माइनस में P अपॉन भी के बराबर। क्या होता है मेरे भाई, तो माइनस में P अपॉन भी के बराबर स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व माइनस में P अपॉन भी के बराबर। और समझिए मेरे भाई अगला हम बात करना चाह रहे हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ विच इज इक्वल टू गामा होता है। ये कुछ बातें हैं जिसे मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा कोई विकल्प ये है कि आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई समझ तो हम लेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में केवल 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो जिसके कारण हमें इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ, ये गामा के बराबर होता है और गामा 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गामा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये बात भी याद रखना है आपको, गामा ग्रेटर देन 1। फाइनली हमें ये बात समझ आया कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ बड़ा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ। मीन्स कि एडियाबैटिक प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा किससे, तो आइसोथर्मल के स्लोप से, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम के ग्राफ से। ठीक है, चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको क्या चीज। देखिए तो अगला हम आपको बताना चाह रहे, मान लीजिए ना कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जिससे कि ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम डीजे ले लेते हैं, है ना। एक डीजे वाले भैया हैं जो कि आपके बगल से जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे क्या है, डीजे है, और मीडियम है जहां आपके बगल से लेके जा रहे हैं, मीन्स एयर का मीडियम है, और आप यहाँ पे खड़े हो। तो आप यहाँ क्या चीज का रोल प्ले कर रहे हो, डीजे से आप गाना सुन रहे हो, ऑब्जर्वर हो, है ना। तो बेसिकली जो साउंड इस बच्चे के कान तक, मीन्स आप तक पहुंच रहा है डीजे वाले भैया के डीजे से निकल करके, तो यहाँ पे साउंड का प्रोपागेशन हो रहा है। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। मीन्स डीजे वाले भैया के डीजे से जो आवाज निकल रहा है और आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पे जो मीडियम है डीजे वाले भैया के डीजे में और आप में, वो एयर मीडियम है। तो साउंड का प्रोपागेशन हो रहा है। तो प्रोपागेशन अगर साउंड का हो रहा है एयर मीडियम में और आपसे पूछा जा रहा है कि यह कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल है कि आइसोबारिक है, तो मेरे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसीलिए हमने लिखा है कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मेरे भाई अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, 11 नंबर से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक कंपैरिजन है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो मेरे भाई मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में जेन्युइन कंटेंट लगता है, वीडियो अच्छा
अच्छा लगता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, तो प्लीज़ मेरे भाई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन या कोई भी है जो 11th क्लास में जाने वाले हैं, 10th पास आउट किए हैं, है ना, या 12th में हैं, या नीट की तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है, तो प्लीज़ उन तक आप शेयर कीजिए, ठीक है। और इसमें यार ऐसा नहीं है कि आपका कोई चार्ज लगता है, कोई पैसा लगता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये काम आपको एक छोटा सा काम करना है, तो इसको किया कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, मीन्स 8वें लेक्चर में, ठीक है। ये 7वां है। तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद।